हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और इस सेशन में हम लोग आज बात करेंगे कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2017 का बायोटेक के पेपर के बारे में। तो ये सेकेंड सेशन है। हम लोग ने प्रीवियस सेशन में कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2017 जेएनयू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बी पार्ट 20 क्वेश्चन 61 से लेकर 80 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज के इस सेशन में उससे आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग पार्ट बी का, अच्छा, जिन्होंने पार्ट 1 या वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है इसका, जिसमें मैंने बी पार्ट को सॉल्व किया इनिशियल, ये रहा बी पार्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया था, यहाँ तक। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो देख सकते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग एक्चुअली बात करेंगे इससे आगे की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन है, ग्रोइंग कल्चर इन बैक्टीरिया वाज इनहिबिटेड बाय एडिशन ऑफ 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक का एक्शन पूछ रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है और ये 30S राइबोसोम सब यूनिट के साथ में बाइंड करता है और उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो राइबोसोम का हम लोग को मालूम है फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो डायरेक्टली स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पर इनहिबिट करेगा बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड इन आरएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज ए। ओके, फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे रोल पूछ रहा है आरएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो आरएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग आरएनए को रन करते हैं और आप लोग को मालूम होगा आरएनए इज ए वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट आरएनएज एंजाइम, इट डिग्रेड्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं आरएनएस, और वो इन्वायरमेंट में काफ़ी कॉमन रहता है, हमारी स्किन पे रहते हैं, सलाइवा में रहते हैं। तो आरएनएस क्या करता है, इस आरएनए को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, डिग्रेड कर देगा। तो सॉरी, आप लोगों को थोड़ा हैंडराइटिंग का फिर इशू हो रहा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर पीडीएफ फाइल में लिख रहा हूँ। तो उसको डिग्रेड करता है। तो डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये HCHO ये केमिकल डीनेचरेंट की तरह यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, आरएनए को डीनेचर कर देता है। तो अगर आरएनए डीनेचर हो जाएगा, यानी 3 डायमेंशन इसका लॉस हो जाएगा, डीनेचरेशन, तो ये आरएनए को क्या होगा, डिग्रेड नहीं कर पाएगा। यानी आरएनए के बैंड आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इंटैक्ट दिखेंगे जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। तो इसका मेजर फंक्शन है डीनेचरेंट की तरह। हमारे आइज़ भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है, और इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग ये फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ करते हैं इसे डीनेचरेंट भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटो कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग बैक्टीरियल जीन। तो स्टार्च का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जा सकता है अगर आप बैक्टीरिया के अंदर यूजिंग बैक्टीरियल जीन। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है स्टार्च के कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए, उसका नाम है ADP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जीन। तो ये करता क्या है, अच्छा, स्टार्च, तो स्टार्च आपको मालूम होगा इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ये क्या है, पॉलीमर है जो प्लांट में रहता है। स्टार्च ग्लाइकोजन एनिमल में रहते हैं। तो ये जो स्टार्च को सिंथेसिस डायरेक्टली ग्लूकोज का अटैचमेंट नहीं होता, ग्लूकोज यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उस एक्टिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ADP। जब ये चार्ज, इसको चार्ज ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज जब ADP के साथ अटैच होता है तभी ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है फॉर स्टार्च सिंथेसिस। और ये ग्लूकोज ADP कैसे बनेगा, तो इसके बनाने के लिए चाहिए ATP प्लस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, 1 फॉस्फेट। और इस एंजाइम जो इनको
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और एटीपी को फाइनली ग्लूकोज एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो इंजाइम है, वो इंजाइम का नाम है एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज जीन। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंट अगेंस्ट चिलिंग। तो चिलिंग से बचने के लिए कौन सा जीन चाहिए? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि चिलिंग एंटी चिलिंग एजेंट कौन है? ग्लिसरॉल। क्योंकि ग्लिसरॉल डालने से क्या होता है, पेट्रोल की फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है, तो वो नॉर्मल कोल्डर इन्वायरमेंट में भी फ्रीज नहीं करेगा, तो हमारी जो व्हीकल है वो आराम से चल सकती है। तो ग्लिसरॉल को डालने से क्या होता है कि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए उसको एंटी फ्रीजिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि ये ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। तो प्लांट के साइटोप्लाज्म में ये जीन प्रेजेंट होते हैं, जिससे ग्लिसरॉल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और साइटोप्लाज्म स्टिल लिक्विड में रहते हैं इवन इन लो टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, ऑल द प्लांट ड्राइव्ड एल्कोलाइड्स एक्सेप्ट। तो एल्कोलाइड्स क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्लांट सिक्रीट करते हैं। तो इनमें से मिथेनॉल को छोड़कर सारे अल्कोलाइड्स हैं, निकोटीन, क्वाइनिन एंड कोडेइन, ये सारे अल्कोलाइड्स हैं। मिथेनॉल मिंट से डराइव होता है, तो ये अल्कोलाइड नहीं है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। तो वायरस फ्री प्लांट के लिए हम लोग हमेशा मेरिस्टम कल्चर करते हैं। ये याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मेरिस्टम जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, ग्रो और फास्ट, ये इनका काम ही है कंटिन्यूस डिवाइड करते रहना, फास्ट डिवीज़न। तो इतना फास्ट करते हैं ये डिवीज़न कि इनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, तो आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर। कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसके फॉर्मेशन से वाटर रिलीज हो जाता है, ये देखना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाँ यहाँ होता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में होता है? तो COOH और एमाइन ग्रुप के बीच में, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बनता है? CONH, यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। तो यहाँ ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये आंसर का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं होता वाटर का रिलीज, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर का OH रहता है वो अटैक करता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड में, और वहाँ से वाटर रिलीज नहीं होता। तो यहाँ से ये वाटर रिलीज नहीं होगा। फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में वाटर रिलीज होता है, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करता है 2OH के बीच में। तो जब 2OH के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इससे क्या होते हैं? एक वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कहाँ रहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? कार्बोहाइड्रेट में। तो आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, डी ऑप्शन। ड्यूरिंग द सेल इंटरेक्शन इन्वॉल्व जनरेटिंग ए साइटोटॉक्सिक T cell response, the T helper cell receive the signal, necessary signal 2 from the antigen presenting cell through which of the following। ओके, तो ये बोल रहा है कि एक सेल है जिसमें वायरस का या किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे साइटोटॉक्सिक T सेल्स एक्टिवेट हो गए और वो फर्दर T हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देंगे, तो क्या कौन सा सिग्नल चाहिए? तो उसके लिए चाहिए TCR विथ MSC क्लास 1 जो प्रेजेंट होगा। तो पहले TC सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और फिर टी हेल्पर सेल्स हो रहे हैं, इसलिए आंसर होगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CD8 इज ए मार्कर ऑफ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्लास MSC क्लास 1 का मार्कर है, और MSC क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी क्लास 1 इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है ये। फर्दर किसको एक्टिवेट करता है? TC सेल्स को। तो आंसर होगा साइटोटॉक्सिक T सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ B बट नॉट T। तो B का कैरेक्टरिस्टिक्स है, T का नहीं है। सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन B सेल्स करते हैं। सेल्स विथ स्पेसिफिक किलिंग इफेक्ट इज, अच्छा स्पेसिफिक किलिंग इफेक्ट CTL करेगा।
एनके देखिए इनमें चारों जो सेल्स हैं ये सब किल कर सकते हैं। एनके नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स, सीटीएल, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, इसका फुल फॉर्म है। मैक्रोफाज भी है किलर सेल, लेकिन एनके, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाज नॉन स्पेसिफिक है, ये सारे बैक्टीरिया या पैथोजन को किल कर सकता है। सीटीएल ये जब स्पेसिफिक सिग्नल आएगा तभी ये एक्टिवेट होता है, और ये कहाँ एक्टिवेट होता है, ये एपोप्टोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोग्राम सेल डेथ। सीटीएल इन्वॉल्व इन एक्सटेंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। अब एपोप्टोसिस भी दो पाथवे होता है, इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक। तो सीटीएल इन्वॉल्व है एक्सटेंसिक के लिए। ये हाईली स्पेसिफिक होता है क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटीन फास आएगा तभी ये एक्टिवेट होगा। तो आंसर होगा सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लास 1 एमएससी प्रोसेसिंग pathway primarily process antigen that are present in the cytosol. Yeah, this is true. Class 1 MSC सेल्स के अंदर, कोई भी सेल्स के अंदर अगर बैक्टीरिया का या पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाता तो वो सेल्स क्या करते हैं, इस पैथोजन को डिग्रेड करते हैं और इसका कुछ प्रोटीन को सरफेस एंटीजन पर लगा देते हैं और ये सिग्नल देते हैं कि इस सेल के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। तब टीसी सेल्स आता है और इनको किल कर देता है। तो ये प्रोसेस करते हैं एंटीजन दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल। सेकेंड आते हैं जेनेट पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स विद क्लास 1 एमएससी प्रेजेंट इन टी हेल्पर सेल। नहीं, टी हेल्पर सेल नहीं है और टीसी सेल्स होते हैं। एनकेल सेल्स ये भी नहीं है। कफनर सेल्स दीज आर स्पेसिफिक विच आर प्रेजेंट इन एमएससी क्लास 2। तो एमएससी क्लास 1 सारे सेल्स में होते हैं। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। ओके। 93rd इंटरेक्शन बिटवीन डैश आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एमएससी मॉलिक्यूल। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंटरेक्शन है जो एमएससी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं? तो एनके सेल्स अभी जस्ट डिस्कस किया, दीज आर द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स और टारगेट सेल्स किल करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एमएससी। तो आंसर होगा सी। 94th डैश एक्सप्रेस CD3 और CD4। CD3 साइटो सारे टी सेल्स एक्सप्रेस करते हैं और CD4 एक्सप्रेस करता है टी हेल्पर सेल्स। तो आंसर होगा इसका TH1 एंड TH2 सेल्स। Viral replication within the cell is inhibited directly by interferon alpha. Interferon are those molecules which are actually present in the cell and it is expressed or produced when the viral infection or replication take place. तो वो inhibit करते हैं viral के infection को। तो A आंसर होगा। If you measure the ability of cytotoxic T cells from HLA-B27 to kill virus X infected target cell, which of the following statement? तो यहाँ बोल रहा है कि T cells isolates किया गया है किससे? उनसे ऑर्गेनिज्म से जिनके पास में HLA-27 है। ओके। और ये टीसी सेल्स या टी किलर सेल्स या टी सेल्स किल कर सकते हैं वायरस एक्स को। तो अब आते हैं एनी वायरस एक्स इन्फेक्टेड टारगेट सेल कैन बी किल, या ट्रू। जो जहाँ भी किल एनी वायरस एक्स इन्फेक्टेड टारगेट सेल, जो सेल्स में वायरस एक्स के अंदर इन्फेक्शन किया होगा उन सारे सेल्स को ये क्या कर सकता है, किल कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इट सेल्फ इज करेक्ट। सेकेंड आते हैं ओनली वायरस एक्स इन्फेक्टेड सेल ऑफ HLA। नहीं, वायरस एक्स इन्फेक्टेड HLA नहीं आ रहा है, वो HLA से TC सेल्स आ रहे हैं, वायरस अलग है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ये नहीं। एनी HLA-B27 सेल विल बी किल, नहीं ये भी नहीं है, रॉन्ग है। एनी HLA-B27 नहीं किल होगा, सिर्फ वायरस इन्फेक्टेड वाले सेल्स किल होंगे। नो HLA-B27 सेल्स विल बी किल्ड, नो वायरस इन्फेक्टेड विल बी किल्ड, HLA-27 सेल्स विल नॉट बी किल्ड। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये समझिए कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट।
इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट का मतलब क्या होता है? जिनका इम्यून सप्रेस है। अब वो मेडिसिन करके दे सकते हैं, या उनके अंदर HIV है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस है, या डायबिटिक पेशेंट है सप्रेस रहेगा, तो उनमें बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करने से डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होगी। अभी तो नहीं कोई रिएक्शन होगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन ईयर्स और मंथ दे विल डेवलप द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। Beer law state that absorbance is proportional to path length and concentration of absorbing species, करेक्ट है। यहाँ पर लैम्बर्ट बियर लॉ ने क्या बोला था? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्वेश्चन है ये डायरेक्टली, कि इन्होंने बोला था कि absorbance is directly proportional to path length and concentration of material present there। तो आंसर itself फर्स्ट, बाकी कोई नहीं होगा। Okay, move to next question. In the following reaction, the molecule below is molecule labeled with the number 1 to 6. Okay, alpha ketoglutarate enzyme number 1 glutamate फॉर्म करेगा, enzyme number 2 glutamine, फिर 3 से 4 कन्वर्जन, 5 से 6 कन्वर्जन। ओके, तो फर्स्ट ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, हाँ ये ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट अल्फा कीटोग्लूटरेट टू ग्लूटामेट, तो यहाँ पर पहला होगा GDH, इसको बोलते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। और दूसरा ग्लूटामीन, ग्लूटामेट से ग्लूटामीन करेगा, हाँ इसको ग्लूटामीन सिंथेटेज बोलते हैं। तो ग्लूटामीन सिंथेटेज का मतलब ही होता है ग्लूटामीन को सिंथेसाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ATP, तो इसको सिंथेटेज एंजाइम बोलते हैं। तो ग्लूटामीन सिंथेटेज। 3 से 4 कन्वर्जन NADPH एनर्जी सोर्स आता है, ठीक है, NAD प्लस फॉर्म करेगा, ये भी करेक्ट है। ATP टू ATP, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Moving to next question, which of the following metal constitute the membrane associated protein involving respiratory electron transport? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया ये से क्रिस्टे हैं और यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, और इसमें साइटोक्रोम सारे होते हैं, साइटोक्रोम B, C, C1, A, A3, और ये सब साइटोक्रोम किससे बने होते हैं? आयरन से, राइट, आयरन से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सेकेंड। इन यूकैरियोट्स यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट प्रीडोमिनेटली ड्यूरिंग, अच्छा यूक्रोमेटिन किसी DNA, तो रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अब इसमें अर्ली पूछ रहा है, मिड पूछ रहा है, लेट पूछ रहा है, ये तो नहीं होगा, G2 में नहीं होता। तो हम ई क्रोमेटिन जो होते हैं, अच्छा ई क्रोमेटिन होते क्या है? ई क्रोमेटिन आर क्रोमोसोम्स विच आर हैविंग एक्टिव जीन, ये यूकैरियोटिक का सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। तो यहाँ पर एक्टिव जीन प्रेजेंट होता है, जो इससे कुछ प्रोटीन बनेगा, इसको कहते हैं यूकैरियोट। दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन, जहाँ पर इनएक्टिव जीन प्रेजेंट होते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, अभी कोई रोल नहीं डायरेक्ट, वो होते हैं। तो अर्ली एस फेज में हमेशा ई क्रोमेटिन के जीन रेप्लिकेट होते हैं, और लेट एस में हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन जीन रेप्लिकेट होते हैं। यहाँ पूछ रहा है ई क्रोमेटिन, तो आंसर होगा फर्स्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट। फॉर रेडियो एक्टिव डीके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ओके, अल्फा डीके सीन टू बी हेवियर, या ठीक है, करेक्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का मतलब क्या है? हीलियम, हीलियम 4 2 एटॉमिक नंबर 4 मास, तो मास 4 टाइम बड़ा है, तो ये हेवियर होगा। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसको -1 और 0, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो ये इसकी चार्ज, इस चार्ज -1 होगा, और इसका मास कम है, तो लेस हेवियर एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। गामा रेज इज मोर एनर्जेटिक देन अल्फा एंड बीटा, यस इट इज ट्रू। तो फॉर A, B, C आर करेक्ट। ए न्यूक्लियस कैन एमिट इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस आर द पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं बना होता, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करेगा, तो आंसर विल बी डी, क्योंकि रॉन्ग पूछ रहा है, फॉल्स, तो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज अनलाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाई वायरस?
तो वायरस इन चारों सेल्स में से आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? एब्सेंट। तो सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट और न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो क्या होगा? वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। वायरस जनरली क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जाकर इंटीग्रेट कर जाता है। तो वायरस जनरली क्या होते हैं? डीएनए के साथ में जाकर इंटीग्रेट कर जाते हैं, या फिर वो फास्ट रेप्लिकेट करता है, कैप्सिड बनाता है, तो उसके लिए राइबोसोम चाहिए। लेकिन राइबोसोम किसका यूज़ करता है? होस्ट का, और होस्ट के पास है ही नहीं, तो यहाँ पर ये सर्वाइव नहीं करेगा रेड ब्लड सेल्स में, बाकी सारे सेल्स में सर्वाइव कर सकता है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोट्स द लैगिंग स्ट्रैंड प्राइमर आर रिमूव्ड बाय लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। इस तरह से सिंथेसिस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो लैगिंग स्ट्रैंड को रिमूव करता डीएनए पॉलीमरेज 1। क्यों? क्योंकि 5 प्राइम 3 प्राइम के पास में एक यूनिक प्रॉपर्टी जो किसी और के पास नहीं, जिसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसी की वजह से ये रिमूव कर सकता है। तो आंसर का फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, इसका रोल क्या है? मेन डीएनए रेप्लिकेटर है, तो इसका काम है मेजरली डीएनए को सिंथेसिस करना। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी सभी में होगा, पॉल 3, पॉल 2 एंड पॉल 1 में। डीएनए लाइगेज का काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना, सिलिंग। तो ये तीनों का फंक्शन डिस्कस कर लिया, लेकिन इसका लैगिंग स्ट्रैंड को रिमूव करने में रोल नहीं है। ओके, 105, ए पार्टिकल एट रेस्ट इज डिकेइंग टू पार्टिकल एंड देयर मोमेंटम ऑफ P1 एंड P1 रिलेशन बिटवीन। ओके, तो एक बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो डिसोसिएट किया दो में, तो यहाँ कोई रेशियो नहीं दिया, तो इसका मास m मान लेते हैं। तो इसका मास m1 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओरिजिनल। मैं ये मान रहा हूँ क्या दोनों इक्वल पार्ट में डिसोसिएट हुआ, क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो m/2। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी इज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। सिंस इट इज डिकेइंग ऑटोमेटिकली और सेल्फ डिके हो रहा है, तो इसलिए मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होगा। और यहाँ पे इनिशियल क्या है? रेस्ट में ये पार्टिकल है, तो इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 होगा, तो कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गया। ये वाला इसको मोमेंटम P1 मान लेते हैं और इसको मोमेंटम P2 मान लेते हैं। तो मोमेंटम ऑलवेज, और इसका मोमेंटम क्योंकि 0 है फिर भी, लेकिन इसका P मान लेते हैं। तो सिंस इट इज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो इनिशियल मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, P1 P2। एक्सटर्नल फोर्स लगता तब मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, ये सेल्फ हो रहा है इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 0 और इसकी वैल्यू हो गई P1 प्लस P2। तो इसका मतलब है दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट इन साइन। P1 इज इक्वल टू P2, नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल होगा, तो आंसर होगा ये, बट अपोजिट इन साइन। चलिए 106, a stone is initially at rest and then it will be released from a height h and is measured from earth's surface where the gravitational potential energy mgh, mass of stone, while falling kinetic energy will remain same, potential energy will remain same, total energy will remain same. आंसर will be C। क्योंकि इनिशियली जब यहाँ पर स्टोन था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, क्योंकि ये टॉप पर है mgh, तो h मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से आता है, वेलोसिटी तो नहीं, रेस्टिंग है। और जब इसी को थ्रो कर दिया नीचे की तरफ, यहाँ पर अब क्या हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। लेकिन दोनों केस में नेट एनर्जी विल रिमेन सेम, यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी सेम रहेगा, तो आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम्स का मेन फंक्शन, सेंट्रोसोम्स आर replicate or it is synthesized during the S form and during the M phase of the cell cycle। ये क्या होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं, और ये अटैच होगा सेंट्रोमेयर काइनेटिक कोर्स ऑफ क्रोमोसोम के साथ में, आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम के साथ में अटैच होता है। तो इसका मेन फंक्शन है स्पिंडल फाइबर बनाना।
formation of spindle fiber. What special type of cells are produced during the gametophyte stage of plant life cycle? तो life cycle of plant having two type, एक को हम लोग बोलते हैं gametophyte और दूसरे को बोलते हैं sporophyte. gametophyte में haploid होते हैं और sporophyte में diploid होते हैं, 2n condition. और इस haploid में gamete फॉर्म करता है और diploid में जाइगोट और एम्ब्रियो या सीड भी. तो इसका आंसर होगा हैप्लॉइड गैमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मैप यूनिट ऑफ द 1 सेंटीमॉर्गन correspond to the recombination frequency. तो 1 मैप यूनिट पूछ रहा है, इज वन मैप यूनिट ऑफ 1 सेंटीमॉर्गन. तो 1 सेंटीमॉर्गन मीन्स इसको हम लोग 1% भी बोलते हैं. तो 1 मैप यूनिट को 1 सेंटीमॉर्गन बोल सकते हैं और 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं. ये सबसे मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, तो आंसर होगा ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शियस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द प्रियन. प्रियन आर ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन ओनली. इन्फेक्शियस प्रोटीन इसको बोलते हैं जिससे मैड काउ डिजीज होता है, स्क्रैपी डिजीज होता है, स्क्रैपी डिजीज. और ये कहाँ होता है? ब्रेन में. ठीक है, यहाँ पर देखा गया कि प्रोटीन ही इन्वॉल्व है इस सारी डिजीज के लिए. कोई भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर नहीं रोल प्ले कर रहा है, प्रोटीन रोल प्ले कर रहा है. तो आंसर होगी टी. तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम लोग 111 से आगे बात करेंगे. अच्छा, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.